हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड एग्जामिनर के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है गुप्ता एज, है ना, गुप्त साम्राज्य। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाएं। अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो कमेंट करके बता दीजिए कि बिल्कुल तैयार हैं आप सभी सेशन के लिए। आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप सभी को? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। गुड मॉर्निंग भावना जी, अंकित जी, नीलम जी, सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट से कमेंट करके बताइए बिल्कुल तैयार हैं आप सभी? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग रितु जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्लियर है सभी को, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम गुप्ता एज में बात कर रहे थे, तो गुप्ता एज की अगर हमने बात की तो सबसे पहले इसका संस्थापक बताओ मुझे। गुप्त काल का संस्थापक कहाँ से हमने शुरू किया? इसका संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त, है ना। थोड़ा मैं रिकेप कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक सीक्वेंस तैयार हो जाए माइंड में। गुप्त काल का जो संस्थापक हमने पढ़ा था श्रीगुप्त। उसके बाद हमने दूसरा जो शासक आया था घटोत्कच। उसके बाद हमने देखा घटोत्कच और ये श्रीगुप्त बहुत ही छोटे शासक थे। ठीक है, छोटे शासक के रूप में काम कर रहे थे छोटे क्षेत्र में। और फिर हमारा इसके बाद जो आता है वो आता है चंद्रगुप्त प्रथम। ये शासक बनता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने काफी कुछ देखा था, है ना। किस प्रकार से इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, है ना। और जो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार, जो हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। इसके बाद हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, समुद्रगुप्त। और इसके बारे में तो काफी कुछ हमने बात की थी, है ना। इसको कई नामों से इसको जाना गया और बहुत सारी इसने उपाधियां भी धारण की। कविराज के नाम से इसको जाना जाता, वीणा प्रेमी ये था, है ना। तो और इसके अलावा जो इसने किस प्रकार से विजय अभियान को हमने 5 भागों में इसको समझा था, भारत का नेपोलियन इसको कहा गया है ना। ये सब हमने बात की थी। और इसके बाद फिर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है जिसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े विद्वान जैसे अमर सिंह हो गया, धन्वंतरी हो गया, ब्राह्मीर, है ना, कालिदास, ये सब इसी के दरबार में थे। तो इसके बारे में भी हमने बात करी, किस प्रकार से इसने अपने विजय अभियान करवाए। इसके टाइप पे हमने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी जानी थी, जो कि इसके दरबार में आया था फाइयान। कौन आया था? फाइयान इसी के दरबार में आया था। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ठीक है, चलो। तो ये हमने देखा, ठीक है। अमर सिंह कौन था? भाई अमर सिंह कौन था? इसके जो दरबार में नौ रत्न थे उनमें से एक था। जिस जैसे कि कालिदास था, धन्वंतरी था, ब्राह्मीर था, शंकु, वररुचि, अमर सिंह, उन्हीं में से एक था, है ना। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे हमने बात करी, इसके कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान इसके टाइम पे आया था, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था? फो युकी। को क्या थी? फो युकी। और इसके बाद जो आता है वो आता है कुमारगुप्त। कौन आता है? कुमारगुप्त शासक बनता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। इसके आगे का कौन कौन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो कुमारगुप्त के बारे में देखते हैं। कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड हम देख पा रहे हैं, तो 415 से 454 55 तक का ये शासक रहता है, ठीक है। और जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा भी था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी पत्नी ध्रुव देवी, ध्रुव देवी, ठीक है, उससे ही उत्पन्न संतान था ये कुमारगुप्त। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि हम पीछे बात कर रहे हैं, ये इसकी पत्नी का नाम क्या है? ध्रुव देवी। ठीक है, और उन्हीं से उत्पन्न संतान कौन है? कुमारगुप्त। ठीक है, और इसके बारे में कुछ फैक्ट बताऊं जो आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है। गुप्तकालीन सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो हमें
अभिलेख प्राप्त होते हैं पूरे गुप्ता एज के, तो वो इसी के ही प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो किसके हुए? कुमारगुप्त के। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा इसी के टाइम पर जो है एक पुष्यमित्र नामक एक जाति जो है आक्रमण करती है। पुष्यमित्र नामक एक जाति होती है, ये पुष्यमित्र समूह की बात नहीं कर रहा, ठीक है, उसको मत लाओ। ये एक जाति का नाम है पुष्यमित्र, ये नामक ये जाति आक्रमण करती है इसके टाइम पर, ठीक है। और जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसके कुमारगुप्त के बारे में ही पूरी जानकारी जो मिलती है, वो जो उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है भीतरी अभिलेख से। भीतरी अभिलेख, ये भीतरी अभिलेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के नजदीक है ये, ठीक है। और जैसे कि मैं बता ही रहा हूं कि ये पुष्य मित्र जो नामक जाति थी, इन्होंने इसके टाइम पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो कुमारगुप्त का जो पुत्र था स्कंदगुप्त, उसने इनको अच्छे से हराया था। ये बहुत पूरी तरह से इस जाति को खत्म नहीं कर पाया कुमारगुप्त। इसके बाद जो इसका पुत्र आता है, इसका पुत्र जिसका नाम क्या है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त वो इनको जो है निपटाता है, अच्छे से खत्म कर देता है, यानी कि इन पुष्य मित्रों को पराजित करने में सफल। समझ आई बात? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कुमारगुप्त के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो कुमारगुप्त ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो देखते हैं। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त राजा बना, ठीक है। और कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा गया। और गुप्ता शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त के ही मिले हैं, ठीक है। तो पूरे गुप्त एज की बात हो रही, सबसे ज्यादा जो मिले हैं वो कुमारगुप्त के सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके सिक्कों में मोर की आकृति मिलती है और उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। वत्स भट्टी कुमारगुप्त का प्रथम दरबारी कवि था भाई, वत्स भट्टी, याद रखना ये नाम, ठीक है। जिसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर प्रशस्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी, जो कि इसका कुमारगुप्त का ही क्या था? दरबारी कवि था, दरबारी कवि था। कुमारगुप्त प्रथम के अब तक जो है कुल 18 अभिलेख प्राप्त है। कितने? 18 अभिलेख प्राप्त है। इतने अधिक अभिलेख किसी भी अन्य गुप्त शासक के हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप इसके बारे में याद रख लेना। मेन जो पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ दो, इस पूरे इसमें कुमारगुप्त के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, और दूसरा सर्वाधिक अभिलेख जो हमें मिलते हैं वो कुमारगुप्त के मिलते हैं। दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में, ठीक है। इसके जो हमने कहा कि सर्वाधिक अभिलेख जो हमें मिलते हैं कुमारगुप्त के मिलते हैं, थोड़ा एक नजर इसके अभिलेखों पर डाल देते हैं। तो प्रमुख अभिलेखों में देखो, जैसे बिलसड़ अभिलेख है, एटा उत्तर प्रदेश में है ये कुमारगुप्त के शासन काल का प्रथम अभिलेख है भाई, ये बिलसड़ अभिलेख, ठीक है। जिस पर गुप्त संवत की तिथि अंकित है, गुप्त संवत की तिथि। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक के गुप्त शासकों की वंशावली भी मिल जाती है, राइट। मथुरा का लेख, मथुरा लेख उत्तर प्रदेश से ही मिलता है। मथुरा से प्राप्त यह अभिलेख, सॉरी, उत्तर ये मथुरा से मिलता है। अभिलेख जो है एक मूर्ति के अधोभाग में उत्कीर्ण है। एक मूर्ति है, उसके आधा भाग में ये चीज, इसके बारे में जानकारी मिलती है, पूरे भाग पे तो नहीं। जिस पर गुप्त संवत की तिथि अंकित है। ये सांची अभिलेख की बात करते हैं। ज्यादा आपको ये याद नहीं रखना है ना, बस जानकारी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि ये बिलसड़ अभिलेख जो है ये किसका है, इतना याद रखना है। कुमारगुप्त से संबंधित है बस। ये अंदर नहीं पूछने वाला आपसे कि भाई किसमें जो गुप्त संवत के बारे में था या कुछ ऐसा, कुछ नहीं पूछेगा। बस आपको ये पता हो
कि बिलसड़ अभिलेख जो है ना ये किस गुप्त शासक से संबंधित है। तो हमें इतना तो पता ही है कि सर्वाधिक जो मिले हैं कुमार गुप्त के हैं, तो आइडिया लगा सकते हैं। बिलसड़ हो गया, मथुरा हो गया, सांची अभिलेख हो गया, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से ये मिला है। उदयगिरी का गुहलेख हो गया, जिसमें जैन धर्म से संबंधित है, इसमें लेख मिलता है। तुमैन अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश से, है ना। गढ़वा शिलालेख इलाहाबाद, मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश से, ठीक है। कर्मा दंड अभिलेख फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, और इसके मंत्री ने इस जो अभिलेख की रचना करवाई थी जिसका नाम था पृथ्वी सेन। करम दंडा अभिलेख फैजाबाद उत्तर प्रदेश। मनकुंवर अभिलेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है। दामोदरपुर ताम्रपत्र दीनाजगढ़ बांग्लादेश से भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब हमें इसमें जानकारी मिल रही है, तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद जो शासक आता है वो आता है स्कंदगुप्त, ठीक है। तो एक बार दोबारा मैं पूरी वंशावली को देखूं, ठीक है। तो ये भी हमने देखा। तो कुमार गुप्त के बाद अब कौन आता है भाई? स्कंद गुप्त शासक बनता है, ठीक है। आओ इसके बारे में बात करते हैं। स्कंदगुप्त के टाइम की अगर हम बात करें, 455 से लेकर 467 ईस्वी तक ये शासक बनता है, ठीक है। इसके बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, इसके टाइम पर आक्रमण होता है हूणों का। किसका आक्रमण होता है? हूणों का आक्रमण होता है, हूणों का। यही लाइन इससे पूछी जाती है एग्जाम में बस, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ आपके, एक्चुअली जो फोन है ना उसमें बैटरी कम है, जिसमें मैं आपके कमेंट देखता हूँ। तो बैटरी कम है, तो चार्जर जो है थोड़ा सा दूरी पे है, तो मोबाइल वो चार्ज हो रहा है। कमेंट बॉक्स आपका ओपन है बट दिख नहीं रहा है यहाँ से मुझे। तो जैसे मैं थोड़ा इसको कंप्लीट कर दूं तो फिर मैं कमेंट आपके पढ़ूंगा, ठीक है। तो तब आपका रिप्लाई करूंगा कमेंट का। तो अभी इसको सुन लेते हैं, है ना। तो देखो भाई, हूणों का आक्रमण किसके टाइम पर होता है ये ध्यान रखना आपको। ये सीधा सीधा ये पूछता क्वेश्चन, ये पूछता है कि हूणों को किस गुप्त शासक ने पराजित किया था, ये क्वेश्चन पूछता है ये। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि हूणों को जो है वो स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। एक सेकेंड, ठीक है। हूणों को पराजित जो किया था वो स्कंदगुप्त ने किया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसकी जो सफलता का जो विवरण हमें मिलता है, जानकारी जो मिलती है इसकी, वो कहाँ से मिलती है? तो ये ध्यान रखना, ये हमें जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान रखना, ये जूनागढ़ अभिलेख 3 शासकों के बारे में जानकारी देता है। अशोक के बारे में, और रुद्रदामन के बारे में, शक शासक रुद्रदामन के बारे में, और तीसरा जो है वो स्कंदगुप्त। ध्यान रखना, जो एक ही पत्थर पे अशोक के बारे में लिखा है और उसी के नीचे उसी पत्थर में रुद्रदामन के बारे में भी जानकारी है। उसी के बगल में एक पत्थर है जिसमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जूनागढ़ अभिलेख याद रखना आपको, ठीक है। इन 3 शासकों का नाम भी याद रखना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, जूनागढ़ अभिलेख तथा भीतरी अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, इन दोनों से हमें जो है किसके बारे में, ये स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसके असफलता का विवरण हमें इसमें मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख की मैं बात करूं तो ये सौराष्ट्र प्रांत का जो क्षेत्र था, इसमें जो जानकारी मिलती है, सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था इसके टाइम पे, या राज्यपाल जो था वो कौन था? वो था पर्णदत्त। पर्णदत्त, सॉरी राज्यपाल, ठीक है। इसके टाइम पे, स्कंदगुप्त के टाइम पे। और इसके बारे में जो जानकारी देता है वो गिरनार का प्रशासक चक्रपालित द्वारा दिया जाता है कि सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। अब ये चक्रपालित कौन था? इसी का बेटा, यानी कि जो प्रशासक व्यवस्था को देखता था वो देखता था इसका बेटा, जिसका नाम था चक्रपालित। किसका? स्कंदगुप्त का। चक्रपालित वो देखता था।
तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप जो याद रखेंगे वो ये लाइन याद रखो, सुदर्शन झील की मरम्मत। डन। तो देखो भाई, अब पुनर्निर्माण कह सकते हैं हम, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सुदर्शन झील के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो किस किस शासक के टाइम पर हमने सुदर्शन झील के बारे में बात करी। इतना मैं आपको बता दूं कि सुदर्शन झील के बारे में इससे पहले स्कंदगुप्त के टाइम से पहले 2 शासकों के बारे में बात की थी। तो वो आपको कमेंट करके बताना है मुझे किस किस टाइम पर हमने सुदर्शन झील के बारे में बात करी। एक तो ये बात की होगी सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, और एक बात की थी इसका मरम्मत करवाई थी, पुनर्निर्माण करवाया था, उसका मरम्मत करवाई थी। तो 2 हमने पहले बात की थी और ये तीसरा था अभी, ठीक है, स्कंदगुप्त। तो चलो कमेंट बॉक्स थोड़ी देर में देखूंगा, ठीक है। तो ये हमें इसके बारे में ध्यान रखना है भाई, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई और हूणों को इसने पराजित किया था। थोड़ा देख लेते हैं, स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि इसने हूणों को हराया, हूणों पर आक्रमण किया, ठीक है। हालांकि स्कंदगुप्त इसे रोकने में सफल रहा। देखो, रोकने में सफल नहीं रहा था एक्चुअली, इसने इनको हरा दिया था, निपटा दिया था, तो सफलता रहा था, ही रोकने में सफल रहा। सॉरी, हाँ वही लिखा है ना, सफल रहा, ठीक है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति लेख में स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति इन्हीं से संबंधित है। स्कंदगुप्त न केवल एक सफल राजा था बल्कि एक अच्छा प्रशासक के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गिरनार पर्वत पर निर्मित सुदर्शन झील का उसने पुनर्द्वार करवाया। यानी कि अभी पता चल गया, जो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो ये आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है, निर्माण। और उसका ये आज क्या करवा रहा, मरम्मत करवा रहा है। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासकों का कालक्रम हमें ये देखने को मिलता है। अब देखो, स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय आता है, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और लास्ट में विष्णुगुप्त शासक बनता है। तो यानी कि स्कंदगुप्त के बाद ही जो है इसका पतन होना शुरू हो जाता है, ये डिक्लाइन हो जाता है, गुप्त साम्राज्य जो है अपनी पतन की ओर अग्रसर हो जाता है यहीं से। कहां से? स्कंदगुप्त के बाद से। तो ये जो खत्म शासक आते हैं इसके बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, ये सब आते हैं, और लास्ट में जो है ये विष्णुगुप्त जो है ये इसका अंतिम शासक होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं बात कर रहा था हूणों के बारे में, ठीक है, हूण। तो हूणों के बारे में बात यही कर रहा कि उस समय जो है चील, वो जो हमारी चीन की महान दीवार के बारे में आपने सुना होगा, चीन की महान दीवार है ना, इसका निर्माण हो चुका था। ये हूण जो है चीन की तरफ तो नहीं बढ़ पाए, तो ये भारत की तरफ बढ़े, और ये जो है यहाँ पर आए, ठीक है। उनका एक मुख्य नेता था जिसका नाम था खुशनवाज। ये इनका मुख्य नेता था इन हूणों का, ठीक है। और जब इन इसको जो है ये स्कंदगुप्त ने इनको अच्छी तरह से पराजित किया, तो आने वाले 50 वर्षों तक जो है हूण यहाँ पर नहीं दिखे। उसके बाद दोबारा हूणों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, हूणों के द्वारा दोबारा। और इस समय जो है तोरणमल, तोरमा तोरमाण या तोरणमल ऐसा कुछ नाम था। तो एक सेकेंड, तोरमाण, ठीक है। ये दोबारा जो है आता है, ये दोबारा आक्रमण करता है यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। शासक जो है, नहीं इस टाइम पे जो 50 साल बाद जब ये फिर करता है, उस समय तो ये स्कंदगुप्त तो है नहीं, कौन होगा, ये छोटे मोटे शासक होंगे, ये जिनके बारे में हम अभी बात करी थी। तो उसके जब ये दोबारा आक्रमण करता है तो ये जो है अपना कुछ एरिया पर जो अधिकार कर लेता है ये। तो चंद्रभागा नदी के तट पर ये जो है
पवैया नामक स्थान पर जो है ये अपनी राजधानी स्थापित कर लेता है, ये तोरणमाल। ठीक है, तो ये जो है फिर इसका पुत्र आता है मिहिरकुल। इसने भी अपने राज्य की यहाँ पर स्थापना कर दी। मिहिरकुल इसका बेटा आता है। कौन? मिहिरकुल। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये हूण भी अब यहाँ पर जो है आगे बढ़ने लग गए, ये हमें देखने को मिलता है फिर। ठीक है, और धीरे धीरे जो है अब हम इनको परवर्ती गुप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? परवर्ती गुप्त, क्योंकि यहाँ इसके बाद जो है अब इनके साम्राज्य का डिक्लाइन होने लग गया। तो आता है इसमें जैसे पुरुगुप्त, मैंने अभी कहा, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, भानुगुप्त, ये सब हमें यहाँ पर देखने को अब मिलते हैं। और अंत में अंतिम शासक विष्णुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, भानुगुप्त जो मैं अभी बता रहा, इन्हीं में से एक शासक। इसका विवरण एरण एरण अभिलेख में मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में सागर जिले में इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, जो एरण अभिलेख है ना, ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एरण अभिलेख, तो ये भानुगुप्त का है। और ये भानुगुप्त इनको मतलब इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इसका एक दोस्त था भानुगुप्त का, जिसका नाम था गोपराज। याद रखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ने मिलकर के हूणों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ठीक है, और ये गोपराज जो है मृत्यु हो जाती है इस गोपराज की। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं। भानुगुप्त जो है इसका दोस्त गोपराज, इसकी साथ से ये युद्ध कर रहे थे ना हूणों के साथ, इसकी मृत्यु हो जाती इस युद्ध में ही। ठीक है, और इसकी पत्नी जो होती है वो अग्नि में जलकर मतलब मृत्यु हो जाती है उसकी। यानी कि हम ये लाइन से ये लगा सकते हैं कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख या प्रमाण यहां से मिलता है। तो क्या लाइन पकड़ी हमने? सती प्रथा का सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिलता है? यहीं से मिलता है। इसकी पत्नी ने जो है अग्नि में जलकर अपनी मृत्यु कर दी थी। समझ पाए? तो ये ध्यान रखना। और एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके समय सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है 510 का एरण अभिलेख में। तो यही बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलो, तो यहां तक की कहानी सेट हो जानी चाहिए। और उसके बाद जो है हमें इनके थोड़ा प्रशासन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो प्रशासन की बात करें इनकी, वही मेन राजा होता था जिसके पास पूरी समस्त अधिकार इसके पास ही होता था। इन जो गुप्ता एज में जितने भी शासक आए, ज्यादातर ने महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इनका भी एक मंत्री परिषद होता है राज्य की सहायता के लिए, जिसमें कुमारा मात्या होता था जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कुमारा मात्या। महाबलाधिकृत जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। महादंड नायक जो युद्ध न्याय का मंत्री होता था। ये इस प्रकार से इनका चल रहा था। प्रांतीय प्रशासन की बारे में बात करें तो केंद्र का जो है बंटवारा प्रांत में किया गया। केंद्रों को किस में बांटा गया? प्रांतों में बांटा गया। इन प्रांतों को कहा जाता था भुक्ति। क्या कहा जाता है? ये लाइन, ये भुक्ति याद रखना। भुक्ति क्या होता? ये प्रांतों को कहते थे भुक्ति, या फिर अहुनी, प्रांतों को कहते थे। ठीक है, जिला प्रशासन में जिले को विषय कहते थे और जिले के अधिकारी को विषयपति कहते थे। सामाजिक स्थिति की बात करें तो दास प्रथा भी देखी गई काफी गिरावट, और स्त्रियों की दशा में भी काफी गिरावट देखने को मिलती है। विज्ञान तकनीकी के बारे में बात करें इन्हीं के टाइम में, विज्ञान तकनीकी में इनकी अगर बात करें तो कुछ नाम देखने को मिलते हैं, जैसे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म जो है 499 ईस्वी में माना जाता है, पटना बिहार में उनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध ग्रंथ इनका आर्यभट्टीय है। दशमलव प्रणाली का विकास के लिए जाना जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, ये इनके द्वारा बताया गया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसा होता है ये बताया गया, है ना। पाई का मान जो होता है 3.1416 जो दिया वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिषी के रूप में आर्यभट्ट को जाना जाता है। तो ये टाइम पीरियड इन्हीं का है, 499 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इन्हीं के टाइम पे एक भास्कर प्रथम
भास्कर प्रथम जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री रहे हैं, ठीक है, ये भी इन्हीं के सिद्धांतों पर, आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर ही इन्होंने काफी काम किया है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त 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 जी, इन्होंने बताया है कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। ब्रहामिहिर ब्रहामिहिर जो है प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, और जिनकी रचनाएं आपको पता है, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, ये किसकी है? सब ब्रहामिहिर की है। तो ये कुछ विज्ञान तकनीकी से संबंधित जो हमें जानकारी मिलती है इनके टाइम पे, ठीक है। तो ये था भाई हमारा गुप्त काल, जो कि कंप्लीट हो चुका है। गुप्ता एज बिल्कुल पूरा कंप्लीट है, ठीक है। तो यहां तक किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर चले, मैं आपके कमेंट बॉक्स में जाता हूँ, ठीक है। तो कहानी सेट हो जानी चाहिए। यहाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो हमने इनके बारे में देखा है ना, स्कंदगुप्त हो गया, यहीं तक हम इनका जो मेन था, ठीक है। और अंतिम के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये आपको अंतिम भी पता होना चाहिए, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त और इनके बीच में एक आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एरन अभिलेख हमने देखा था, ठीक है। तो ये था भाई हमारा पूरा गुप्ता एज। श्रीगुप्त से हमने बात करी, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, और विष्णुगुप्त अंतिम शासक था, इसका अंतिम था, ठीक है। चलो, कुछ तो कमेंट करके बता दीजिए। गुप्त काल के कुछ प्रमुख अभिलेखों की बात करते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको पीडीएफ जितनी भी अभी तक की थी ना, आज मैं इसको अपडेट कर दूंगा इवनिंग तक। पूरा ये पीडीएफ वहां पर मैं डाल दूंगा, इसको डाउनलोड करके आप देख लेना, ठीक है। तो देख लीजिएगा, गुप्त काल के प्रमुख अभिलेख जो हैं, समुद्रगुप्त के एरन प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, नालंदा प्रयाग प्रशस्ति, गया ताम्रलेख, ये सब इससे संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से, ऐसा नहीं है कि एक ही अभिलेख में हमें सिर्फ एक ही के बारे में जानकारी मिलती है, एक से ज्यादा के बारे में भी जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर एरण प्रशस्ति देख रहा हूँ समुद्रगुप्त, तो यहाँ भानुगुप्त के बारे में भी अभी हमने बात करी, है ना। तो ध्यान रखना, कुमार गुप्त के बारे में, और ये स्कंद गुप्त के बारे में, जूनागढ़ वाला, है ना, पुरुगुप्त के बारे में, बुद्धगुप्त, विष्णुगुप्त और वैन्यगुप्त, ये सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है। गुप्त काल के प्रमुख अधिकारियों की बात करते हैं, तो कुमारामात्य जो है वो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था इनका। महादंड नायक न्यायाधीश होता था। महासंधि विग्रही ये युद्ध और शांति का अधिकारी होता था, ठीक है। बलाधिकृत सेनापति होता था। महाअक्षपटलीक ये लेखा अकाउंटेंट विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रतिहार राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का रक्षक होता था, प्रतिहार। महाप्रतिहार महल का रक्षक हो गया। भाट पुलिस अधिकारी होता था। पुष्टपाल राजकीय दस्तावेजों का जो रक्षक होता था। सारतुआ, है ना। तो ये देख लो भाई, भंडागाराधिकृत राजकोष अधिकारी होता था, ठीक है। तो ये सब हमें इसमें देखने को मिलते हैं। क्या आप लोगों का नेटवर्क इशू हो गया है क्या? मेरा वाला मोबाइल में हो रहा है। कमेंट करके बताएं, क्या कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, ओके, तब ठीक है।
हाँ ठीक है, तो ये इनको एक बार देख लेना, ज्यादा ऐसे घुसने की जरूरत, परेशान मत होना कि भाई अब हम इन 20 अधिकारियों को कैसे याद रखेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ठीक है। ये मेन मेन जो है 3 4 देख लेना, बस खत्म। कुछ नहीं है, ये हो जाते याद, ठीक है। तो इससे आप वो मत, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे ना, बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतने सारे ये अधिकारियों को कैसे याद रखेंगे हम, कि ये कौन था, ये कौन था। कुछ नहीं, बस सुन लो इनको, बस जान लो, बस बहुत है, इतना बहुत है इनके। अब आप बार बार सुन रहे, जैसे कुमार अमात्य जो है इसका प्रमुख है, ये जरूरी है आपका सर्वोच्च अधिकारी पता होना ही चाहिए भाई, है ना। जो युद्ध और सेनापति, ये लेखाकार, बस खत्म। पुलिस अधिकारी तो यही ज्यादातर हमें देखने को मिल रहे हैं, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनके कुछ प्रमुख मंदिर देखने को मिलते हैं गुप्त काल के। तो भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में, तिगवा का विष्णु मंदिर देखने को मिलता है जबलपुर में, नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना जिले के आयलगढ़ रियासत मध्य प्रदेश में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर देखने को मिलता है ललितपुर उत्तर प्रदेश में, खूह मंदिर, लड़खान का मंदिर, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर और भीतरगांव का मंदिर। ये कुछ प्रमुख मंदिर गुप्त काल के देखने को मिलते हैं। गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से इनको कवर कर लेना, ठीक है। अब गुप्तोत्तर काल यानी कि गुप्त काल के बाद के काल की हम बात करें, यानी कि गुप्त के पश्चात की बात करें। तो भारत की राजनीतिक इतिहास में गुप्त वंश के अंत के बाद जो विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता का आविर्भाव हुआ, यानी कि इसके बाद जो है भारतीय राजनीतिक जो एकता हम कह सकते हैं वो प्रभावित होने लगी इनके बाद। अब जो क्षेत्रों का जो है, कई क्षेत्रों का जो है अब उदय राजवंशों में होने लग गया। तो गुप्त वंश के पश्चात अनेक छोटे छोटे राज्य बन गए, जैसे थानेश्वर में पुष्यभूति वंश हो गया, कन्नौज में मौखरी वंश हो गया। ये सब हमें इसके बाद देखने को मिलने लग गया। कि ये लाइन आपको समझ आई? गुप्त वंश के बाद छोटे छोटे राज्य बने, जैसे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, कन्नौज का मौखरी वंश। ये इसके बाद हमें देखने को मिलता है। बल्लभी में मैत्रक राजवंश, है ना। बंगाल में शशांक जैसे शासक आ गए, तो वो हमें देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उन्हीं में से एक था थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, अब थोड़ा कहानी है, अच्छे से सुन लो, मजा आएगा, ठीक है। पुष्यभूति, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश की बात कर रहे हैं। ये पुष्यभूति इसलिए क्योंकि इसका जो सबसे आदि पुरुष जो रहा होगा वो पुष्यभूति थे, इसलिए पुष्यभूति वंश इसको कह रहे हैं। इसको वर्धन वंश भी कहते हैं। वर्धन वंश क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें जो शासक रहे हैं उनके नाम पे हमें वर्धन वर्धन देखने को मिलता है, तो इसको वर्धन वंश भी देखने को, इसको वर्धन वंश भी हम कहते हैं, ठीक है। पुष्यभूति वंश ये कहाँ पर चल रहा था? ये थानेश्वर कहाँ है? ये हरियाणा में है, हरियाणा के, ठीक है। तो इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, कहाँ कहाँ से मिलती है? थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश, जिसको हम ये वर्धन वंश भी कह रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी की जो स्रोत हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? तो मेनली है साहित्य से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें हर्षचरित, ये हर्षचरित किसकी है? हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों किसकी है भाई? तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बाण भट्ट की है। किसकी है ये? बाण भट्ट की है, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित से हमें ये जानकारी मिलती है कि ये जो, सॉरी, हर्ष के बारे में ही, दोनों जानकारी तो हर्ष के बारे में ही देंगी अच्छे से, लेकिन जो ये बाण भट्ट था, ये था कौन पहले? ये बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, दरबारी कवि था ये। और जो कादम्बरी हैं, ये पुस्तक संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक था, माना जाता है। और इसमें हर्ष के टाइम पर जो भी सामाजिक धार्मिक दशा हुई रही रही होगी उस टाइम पे, उस सब का वर्णन बाण भट्ट ने कादम्बरी में किया है। हर्षकालीन, हर्ष के समय का सारा वर्णन इन दोनों किताबों में हमें देखने को मिलता है। हर्ष के ग्रंथ जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागा नद, इनसे भी जानकारी हमें मिलती है।
अब बात करते हैं इस पुष्यभूति वंश को अच्छे से समझते हैं, आगे वाले में बात करते हैं। यहाँ पे पुष्यभूति वंश, देखो भाई सीधी सीधी बात यह है कि गुप्त साम्राज्य का पतन के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो यही है, हरियाणा के अंबाला जिले में थानेश्वर नामक स्थान पर इस पुष्यभूति वंश की स्थापना हो जाती है। इस वंश के अंतर्गत हमें बहुत सारे शासक देखने को मिलते हैं, जिसमें से नरवर्धन नरवर्धन हो गया, और राज्यवर्धन हो गया, आदित्यवर्धन हो गया, प्रभाकर वर्धन हो गया, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, ये हमें इसमें देखने को मिलता है। इन सभी में जो काफी शक्तिशाली शासक जो देखने को मिलता है वो आप देखने को मिलता है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, ये और इसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे और यहीं से हम इसके बारे में जानकारी, कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि ये प्रभाकर वर्धन ही जो है इसका महान शासक था, इसलिए इसी के नाम पर इसको जो है वर्धन वंश रखा गया है, ऐसा भी बताया जाता है। तो इसके बारे में ये जानकारी है, इसके दो बेटे थे, कितने थे, दो पुत्र थे और एक पुत्री थी इसकी, किसकी, प्रभाकर वर्धन की। दो पुत्रों में कौन कौन थे, एक थे इसका पुत्र का नाम राज्यवर्धन, पुत्र का नाम राज्यवर्धन, और एक हर्षवर्धन, ये बड़ा भाई था, और राज्यवर्धन, ये हर्षवर्धन छोटा भाई है। और जो इनकी एक पुत्री थी, यानी कि इन दोनों की बहन हो गई है, जिसका नाम था राजश्री। डन। जो इनकी बहन है राजश्री, इसका विवाह हो जाता है, और इसका जो विवाह होता है वो मौखरी वंश का जो एक राजा होता है जिसका नाम है गिरहवर्मन। ध्यान से समझेगा, गिरहवर्मन ये कौन है, ये जो है मौखरी वंश का शासक है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा है बात यहां तक। अब होता ये है, मालवा वाला जो क्षेत्र है, मालवा वाला क्षेत्र में एक शासक है जिसका नाम है देवगुप्त। ध्यान दीजिएगा, मालवा जो कि मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, और बंगाल, बंगाल वाले क्षेत्र में, यहाँ पे दो शासक। मालवा में जो शासक है वो उसका नाम है देवगुप्त, क्या है, देवगुप्त। और बंगाल में जो शासक है उसका नाम, वहां पर जो गौड़ वंश चल रहा है बंगाल में, इस गौड़ वंश का शासक है शशांक। कौन है, शशांक। गौड़ वंश, समझ रहे हैं आप, ये दोनों आपस में दोस्त होते, मित्र होते, दोस्त होते। और ये देवगुप्त की इसके साथ नहीं बनती थी, इस ग्रह वर्मा के साथ। तो इस ये दोनों मिल करके, देवगुप्त और शशांक, ये दोनों मिल करके इन्होंने ग्रह वर्मा की क्या कर दी, हत्या कर दी, मतलब मार दिया ग्रह वर्मा को, इन दोनों ने मिल करके। बात समझ आई आपको, एक बार दोबारा सुन लो। ये जो ग्रह वर्मा, ये मौखरी वंश कहाँ पर है, ये कन्नौज में है, उत्तर प्रदेश। ध्यान समझिएगा बात को। और ये कहाँ पर है, ये दोनों भाई किधर है अभी, ये हरियाणा में है, क्योंकि पुष्यभूति वंश तो हरियाणा में चल रहा है ना। तो अभी आप ध्यान से समझ लीजिए, इस मैप अपने माइंड में सेट कर लो, ये हरियाणा में चल रहा है। इन्होंने अपनी बहन की शादी कहाँ कर दी, कन्नौज, ग्रह वर्मा के साथ करवा दी। मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक, इन दोनों ने मिलकर के इस ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। दिक्कत किसको होगी, और साथ ही इस ये जो राजश्री हैं इसको बंदी बना लिया। बात समझ आए आपको, ठीक है। तो अब ये बात चल गई पता, राज्यवर्धन को, भाई को पता चल गई, तो भाई अब ये तो कुछ करेगा ही। तो इसने इन दोनों पर सीधे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसको तो इसने मार गिराया, इसको तो इसने कर दिया खत्म, देवगुप्त को इसने मार दिया। लेकिन इसको शशांक, इस शशांक ने इसको धोखे से, इस शशांक ने धोखे से इसको मार दिया भाई, राज्यवर्धन को। बात समझ आए आपको, कहानी समझ आ रही है ना, कि जब
मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक, इन दोनों ने मिल करके गृहवर्मन की हत्या कर दी, यानी कि इनकी बहन के पति की हत्या कर दी। तो ये जानकारी जब इसको मिली, क्योंकि शासक यही था राज्यवर्धन, क्योंकि इनके की मृत्यु हो चुकी थी, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी, शासक राज्यवर्धन बन चुका था, गद्दी पर बैठा हुआ था। तो इसको ये जानकारी मिलती है, तो ये हमला करते हैं इन दोनों पे। उनमें से पहले ये देवगुप्त को मार देता है, लेकिन शशांक ने धोखे से इसको मार दिया, राजवर्धन को। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अब राजा कौन बनेगा इस हरियाणा में, यहाँ पर जो है पुष्पभूति वंश का कौन बनेगा। ऐसी परिस्थितियों में अब थानेश्वर की गद्दी पर जो है ये बैठ चुका है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन अब गद्दी पर बैठ चुका है थानेश्वर की, यानी कि हरियाणा की जो हम कह रहे हैं ना पुष्पभूति वंश, तो ये बैठ चुका है। अब ये क्या करता है, ये भी कुछ करेगा। तो सबसे पहली बात, ये अपने भाई और ये बहनोई को भी बोल सकता है, इन दोनों का बदला लेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले वो यही काम करता है, इस शशांक को वो मार देता है। किसके द्वारा मारा गया शशांक को, हर्षवर्धन के द्वारा शशांक को मार दिया गया। और तभी पता चलता है कि वो राजश्री वहां से भाग चुकी होती है, इस शशांक के उसमें था ना, इसको कैद किया गया, तो भाग जाती है जंगलों में। तो उसके लिए हर्षवर्धन जो है एक बौद्ध भिक्षु होता है जिसका नाम होता है दिवाकर। इस दिवाकर की मदद से इस राजश्री को ढूंढ निकालते हैं, जंगलों से खोज लेते हैं, और इस प्रकार से वो अपनी बहन को बचा लेता है, मतलब ढूंढ निकाल लेता है। ठीक है, अब यहां से आप खुद देखो, कन्नौज को, कन्नौज पे अधिकार हो जाएगा इसका ऑटोमेटिक, होगा नहीं होगा। तो क्या हर्षवर्धन ने ये भी खत्म हो गया, मालवा वाला, बंगाल का ये भी खत्म हो गया, कन्नौज वाला गृहवर्मन तो होगा ही होगा खत्म। तो इस प्रकार से जो है कन्नौज को ये अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देता है यहां से। कहां से, हरियाणा से, जो इसका राजधानी थी पहले, थानेश्वर मतलब ना, थानेश्वर, ये या इसकी राजधानी को यहां से वो उठा करके कहाँ कन्नौज कर लेता है। तो इसके अधिकार में, अब हर्षवर्धन के अधिकार में कन्नौज भी आ गया, बंगाल का जो शशांक को हराया गौड़, तो ये भी आ गया, मालवा का देवगुप्त को हरा, ये भी अधिकार में आ गया। तो आप समझ पा रहे हैं इसका क्षेत्र का विस्तार कितना हो गया होगा। तो अब इतने बड़े क्षेत्र का जो शासक है वो हर्षवर्धन बन चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किसने की थी। तो भाई हर्षवर्धन ने, ये थानेश्वर, इन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ पर कौन देखेगा, तो उन्होंने ये बोला कि अब तुम ही यहाँ पर देखो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है हर्षवर्धन अपनी राजधानी ला देता है कन्नौज को। कहानी समझ आई। तो इस प्रकार से जो है हर्षवर्धन अपनी शक्ति का प्रसार पूरी उत्तरी भारत के साथ और अन्य राज्यों के साथ भी करता है। इसमें जो है हेनसांग यहाँ पे आता है, इसके टाइम पे आपको पता है हेनसांग, जिनकी पुस्तक सी यू की है, इनके अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है, ये कहते हैं इन्होंने 5 देशों को जो है अपने अधिकार में ले लिया था। देशों का मतलब राज्यों से है, समझ रहे हैं, यानी कि ये कह रहे हैं 5 देशों को, जिसमें पंजाब हो गया और कन्नौज हो गया और ये गौड़ वो वाला बंगाल हो गया और मिथिला हो गया, उड़ीसा हो गया, ये इनको इसने अधिकार कर लिया था, अधीन इसको अपने कर लिया था। बाणभट्ट कहते हैं कि इसके अलावा इसने सिंध, हिम प्रदेश और नेपाल को भी अपने इसमें सम्मिलित कर दिया था। बाणभट्ट, इस ये तो है ही है, साथ साथ पे कह रहे सिंध, हिम प्रदेश और नेपाल को भी सम्मिलित कर दिया था। इतना बड़ा इसका क्षेत्र हो गया। कल सबसे पहले इसी के मैप को आपके सामने रखूंगा कि इसका कितना बड़ा क्षेत्र पर जो है कौन, हर्षवर्धन शासक बन गया था, और आगे किस प्रकार से हर्षवर्धन भी मारा जाता है एक युद्ध में। ठीक है, तो यहां तक ही आज के लिए सेशन को रखते हैं। डन। तो कहानी समझ आ गई होगी आपको ये, वैसे तो ठीक है पूरी।
तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, ठीक है। मेन है गुप्ता इज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। ये जो अभी तक के जितने भी पीडीएफ हमने बनाई है, इन सबको मैं अपलोड कर दूंगा इवनिंग तक, ठीक है। वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख लेना। और क्या बोलते हैं उसको, और अभी तक के इसमें आपकी कोई डाउट है तो भाई अपने डाउट आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। और बाकी कुछ और क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाने की जरूरत मुझे लग रही है, थोड़ा फास्ट चलते भाई, हिस्ट्री ने काफी समय ले लिया। पर मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए बल्कि हम हिस्ट्री को अच्छे से कवर करते हुए बढ़ रहे हैं। आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, तो आगे आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिस्ट्री को, बस अपने नोट्स खोल के देखने होंगे। इसलिए हम हिस्ट्री को इसलिए अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अब फायदा क्या रहा, हमने हिस्ट्री पढ़ ली साहब, समझ आया नहीं, कल के दिन कोई एग्जाम आ रहा फिर आप उसके लिए कोर्स खरीद रहे हो, हिस्ट्री पढ़ने लग गए हो। कितनी बार हिस्ट्री पढ़ोगे? अच्छे से एक बार पढ़ लो, समय लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि काफी ज्यादा समय लग गया, अभी हम मिडिएबल तक हम पहुंचे भी नहीं, हालांकि पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो चीजें आप देख लो कितने डिटेल से हम चले हैं, है ना। लगभग 17-18 लेक्चर हमने यहाँ तक कर लिए। पर आप कोई भी लेक्चर को देखो, उसकी अहमियत को समझो, कितना कंटेंट जरूरी है उसमें। ऐसा नहीं है कोई फालतू की चीज बताई गई है, वो सब एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे फैक्ट। बीच बीच में मैंने बोला भी होगा कि ये एग्जाम में पूछा गया एग्जाम में। तो इसलिए हर चीज जरूरी है, हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से बनता है ना, इसलिए हमें सब पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मौका था तो हम कर रहे हैं इस चीज को, है ना। बिल्कुल। तो लगभग हम हमारी एंशियंट खत्म होने वाली है, ठीक है। मिडिएबल की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो फिर तो बढ़िया है, वहां पर हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं फास्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा मेन चीज थी भाई, जो समझने वाली ज्यादा जरूरी थी। अब आगे समझने वाली उतनी ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं आगे। जैसे अब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो भाई किसके साथ किसका युद्ध हुआ है, क्यों हुआ, क्या हुआ, किसने क्या करा, बस वो चीज याद रखनी है, बात कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक की सेशन में आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी कोई क्वेश्चन होते हैं आप लोग तो मुझे आप जो है मैसेज में बोल सकते हैं। हिंदी की क्लास भी शुरू करा दो प्लीज, बंदी रक्षक का पेपर है। तो बंदी रक्षक का पेपर आई थिंक आपका सितंबर में है कि अक्टूबर में है शायद, है ना। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी के लिए आप निश्चिंत रहिए, उसका भी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो। नेहा जी कह रहे क्या हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके अलावा हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे क्या? इसके अलावा आप उत्तराखंड पढ़ रहे होंगे, उत्तराखंड के वीडियोज साथ साथ में अपलोड हो रहे हैं, वो आप पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ो उसको, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि हम पहले एक सब्जेक्ट तो कम कवर कर ले, उसके बाद ही हम दूसरे सब्जेक्ट पे मूव कर पाएंगे, ठीक है। और रही बात सब्जेक्ट की, हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो अभी के लिए मैं यही कह रहा, उत्तराखंड और चल रहा है साथ साथ में उसको वहां से करो, और यहाँ से लाइव जो चल रहा है हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री, ये करो। और इतना मेरे को अच्छे से पता है कि यूके जीके में आप लोग बहुत अच्छा कर लेते हो, उत्तराखंड जीके में। पर उसको हल्के में भी मत लेना, अच्छा कंटेंट है, जरूर उनको देखा करें आप लोग, ठीक है। और जो इंडियन हिस्ट्री जीएस में आप लोगों का हमेशा स्कोर कम रहता है, इसलिए हम इसको अच्छे से कवर कर लेते पहले लाइव में। बाकी उसके बाद हम उत्तराखंड पे भी वापस आएंगे, उनको भी लाइव भी करेंगे, ऐसा नहीं कि उनको नहीं। फिर हम उन चीजों को कवर करेंगे लाइव में उत्तराखंड की, जैसे हिस्ट्री हो गई, है ना। वो इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं हिस्ट्री को आगे, इसलिए नहीं बढ़ा रहा इंडियन उत्तराखंड हिस्ट्री को, क्योंकि वो मैं लाइव लेना चाह रहा हूँ। चंद परमार ब्रिटिश गोरखा, वो मैं लाइव रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम उसको करने वाले हैं, कि आपके माइंड में अच्छे से छप जाए भाई कि सोमचंद ने कहाँ से इस कहानी को स्टार्ट किया, किस प्रकार से थोरचंद आया, बहुत बढ़िया तरीके से समझे। तो मैं उसको लाइव लूंगा, बाद में लूंगा, इसीलिए बाकियों को आप कवर कर लो तब तक के लिए, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चले अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।